गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में? चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। कैसा रहा आप लोगों का आज का दोपहर का सेशन? एमसीक्यू क्वेश्चंस 1857 के क्वेश्चन जो आज हमने दोपहर को किए हैं, क्या आप लोगों को वो समझ में आ गए? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? देखिए स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए थे, आप लोग ये चाहे अपने दिमाग के अंदर, अपनी आंखों के अंदर, कहीं भी आपकी नोटबुक, उसको प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर यहीं से छपेगा 1857 का। तो यहाँ से अपने 1 या 2 नंबर आप पक्के कर लीजिए। पक्का मतलब पक्का। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो नंबर से ही नंबर जुड़ते हैं। तो कई बार हम एक क्वेश्चन की वजह से हम मात खा जाते हैं, कई बार हमें 1 नंबर से रह जाते हैं। तो हमें 1 नंबर भी नहीं रहने देना। हर चीज के लिए हमें प्रॉपर तैयार रहना है कि चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको क्या करेंगे? क्रैक करके रहेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि दोपहर का सेशन समझ में आ गया होगा। आज का सेशन जो भी आपको करवाया जाएगा, होप सो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आज सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम आप गयासुद्दीन तुगलक मिडावल हिस्ट्री के जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आइए। तो मैंने वो भी शुरू करना है। अब आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवाऊंगी जल्द ही। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, जिससे कि आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो समझ में आई मेरी बात? तो चलिए आज के सेशन को हम एमसीक्यू क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं। आने वाले टाइम में भी हो सकता है मंडे से ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्लियर करेंगे, कि जो आप लोगों के टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके नॉन में जो भी आपके साथी संगी हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों इन क्वेश्चंस का जवाब देना। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, सारे आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो तैयार रखिएगा अपने आप को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं उन सभी को मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब बच्चे खुद मुझे आके कहते हैं कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारा जो हार्ट टाइट था ना, वो अब बिल्कुल हो चुका है खुला। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। जो बच्चे कहते थे कि मैम हमें डेट्स याद नहीं होती, उनके लिए अब जो डेट्स हैं वो ऐसे टिप्स पे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? हाँ जी, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? क्रोनोलॉजी वे में पूछा गया। आपको सीक्वेंस सेट करनी है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 4 क्या दिए गए हैं? 4 घटनाएं दी गई हैं, 4 इंसिडेंट्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी घटना कब हुई, किस टाइम पे हुई, और आप लोगों को इनकी सीक्वेंस सेट करनी है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब आता है, जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट महारथी हैं, विद्वान हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ जी स्टूडेंट, देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में ही हम ABCD कर देंगे, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कौन सी घटना कब हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं करने आए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने आए हैं। तो आप सभी को पता है दांडी मार्च, ये क्वेश्चन तो दांडी मार्च वाला तो ये तो मैंने आप लोगों को कल भी करवाया था। तो याद कीजिए दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च, देखिए 12 मार्च 1930 को आप लोगों को याद कीजिए। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया था, गांधी यात्रा शुरू की थी, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था मार्च का पता चल रहा है तो मार्च के महीने में हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या शुरू की थी? दांडी यात्रा शुरू की थी। साइमन कमीशन की हम बात करते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में भारत आया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे हम व्हाइट कमीशन
ऑपरेशन कहते हैं। लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था लाहौर के अंदर। याद कीजिए पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। याद कीजिए जब दलितों को, जो हरिजन जो कास्ट है, उनको अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया था। गांधी जी को जब ये बात पता चली थी, गांधी जी उस टाइम पे पूना की यरवदा जेल में थे। जब गांधी जी ने को पता चला कि भाई दलितों को तो अलग से रिजर्वेशन दिया गया, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में दिया गया है, तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? भूख हड़ताल। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। जब ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पता चलती, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही दलितों को अलग से रिजर्वेशन दिलवाया था, तो लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला कि भाई अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के पास कहाँ पे जेल में मिलने गए? कहाँ पे? पूना की यरवदा जेल में। वहां पर इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अम्बेडकर गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, उसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की। गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता है 5 मार्च 1931 को हुआ था, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, सिविल डिस्पेंड मूवमेंट शुरू किया था। तब इरविन के ऊपर से प्रेशर आने लग गया था कि भाई गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भेजो, सेकंड राउंड टेबल में भेजो। इसलिए इरविन ने गांधी जी के क्या कहते हैं समझौता किया था। कब? 5 मार्च 1931 को, जिसे हम गांधी इरविन समझौता। ये जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, इस वजह से इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको अब देखिए, मैंने आप लोगों को सभी को डेट्स बता दी। अब इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं सीक्वेंस लगाकर। अब देखिए सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? 1928 वाली हुई थी, क्योंकि देखिए 1928 सबसे पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 पहले आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1930 की दांडी मार्च सबसे पहले हुआ था, उसके बाद दांडी मार्च आ गया। उसके बाद 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आ गया। उसके बाद क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 देखिए कहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं है, 2 1 4 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बचा क्या? यहाँ पे 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर बाई चांस इस तरह से नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों ने चारों की अगर डेट्स याद की है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। क्लियर बात समझ में? और किस चीज को लेकर हुआ था? कम्युनल अवार्ड को लेकर हुआ था। दलितों को, जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था, उसके लिए हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो। हाँ जी, विचार करो भाई, करो विचार। कैसे विचार करते हैं? ऐसे बैठ के विचार करते हो कि ऐसे ऐसे विचार करते हो? कैसे विचार करते हो? दिमाग लगाओ भाई अपना। विचार करने में यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बातें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको विचार करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो ही क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है, कालक्रम में सेट करना है। आपको क्या बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, कौन सी घटना कब हुई थी। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, देखिए क्या कहता है, अगस्त ऑफर आपको लोगों को याद होगा। वायसराय उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारतीयों की हेल्प, भारतीय जो आर्मी है, भारतीय जो सैनिक है, उनकी हेल्प मांगने के लिए एक ऑफर लेकर आया। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी कोई चीज चाहिए होती है, हम लालच देते सामने वाले को। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारा साथ लेने के लिए, हमारा साथ पाने के लिए वह अंग्रेजों ने हमें क्या दिया था? लालच दिया था। इसमें से एक लालच क्या था? अगस्त ऑफर। ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। क्लियर? बात समझ में आई? पूना पैक्ट अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932। अभी मैंने आपको बताया गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। थर्ड गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड। देखो आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि 3 राउंड टेबल हुए थे लंदन के अंदर। एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में। जो 1931 में हुआ था, देखिए जो कांग्रेस थी उसने 1930 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस जो थी, जो लंदन के अंदर जो राउंड टेबल हुई थी, गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल समझते हो? जब एक टेबल के, एक राउंड टेबल है, उसके आसपास चेयर लगाई जाती है, सारे बैठे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? राउंड टेबल कहते हैं।
तो कांग्रेस जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी वो 1930 में हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसा लग रहा था कि बिना राम के क्या चल रही है, रामायण चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, भारत को लेकर था, और भारत से ही कोई व्यक्ति नहीं था जो सबसे बड़े नेता थे। दूसरी बात, जब गांधी और इनके बीच में समझौता हुआ था तो समझौते की शर्त यही थी कि आपको सेकंड राउंड टेबल में जाना पड़ेगा। तो गांधी जी कौन से राउंड टेबल में गए थे, सेकंड राउंड टेबल में गए थे। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार समझाया है, जहां पर गांधी जी की बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई थी। गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर कहा गया था। गांधी जी आप क्या हो, अर्ध नंगे फकीर हो, आपको तो कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं। क्लियर। फिर थर्ड राउंड टेबल हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कब हुआ था, 1932 में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने सिर्फ एक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो 1931 की सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। आपसे क्या पूछा गया, थर्ड राउंड टेबल, तो थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी, 1930 में हुई थी, 1932 में हुई थी। कब हुई थी, 1932 में हुई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार मतलब कि कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के अंदर जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड, उसके अंदर दलितों को एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया। कब आया था, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932। ये जो थर्ड राउंड टेबल हुआ था वो नवंबर 1932 में हुआ था। और जो कम्युनल अवार्ड आया था, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया हुआ है, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो आप लोग देखिए पहले कौन सी घटना घटेगी, पहले कौन सी घटना आएगी बताइए भाई। अगस्त 1940 की आएगी, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे सितंबर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, 4 आ गया। उसके बाद क्या आया, पूना पैक्ट सितंबर है, ये नवंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सितंबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे नवंबर है तो ऑप्शन नंबर 3। बचा क्या, 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ पे है, 1 4 2 3 कहाँ पे है, देखिए 1 4 2 3, 1 4 3 2 3 तो कहीं भी नहीं है। ये क्या हुआ है, अगस्त ऑफर 8, सॉरी 1940 तो भाई बाद में आता है। चलो ठीक है, देखो डेट्स के बीच में हम इतना ज्यादा घूम जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि 40 पहले आता है कि 32 फर्स्ट पहले आता है। देखिए अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम बात करते हैं 16 अगस्त 1932 की। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत, ये तो बाई चांसली ऑप्शन में नहीं था। हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। तो देखिए आप लोग देखिए 16 अगस्त सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सितंबर ही आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड राउंड टेबल, तो थर्ड राउंड टेबल आ गया। उसके बाद 1940 बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। 4 2 3 1, अब 4 2 3 1 कहाँ पे है, वेरी गुड, 4 2 3 1। फाइनली हमें इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। मैं 1940 को ही 1930 बना के बैठी हूँ और 1930 को पहले लेकर आई हूँ। बात समझ में आई, तो चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, डेट हमने बिल्कुल सही लिखी है, बस वो थोड़ी सी वहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी। ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो याद रखिएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, एनी डाउट किसी भी तरह का। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके सामने वही खट्टा मीठा ही मारना है आपको, बस ये बताना है कि क्या किसका क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बारदौली सत्याग्रह, चंपारण, कुक्का एंड लाल कुर्ती। हाँ जी, बताइए, आपको इनके लीडर बताने हैं कि किस किस ने ये आंदोलन शुरू किया था। तो आप सभी को पता है बारदौली जो है गुजरात में है, और बारदौली जो शुरू किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए स्टूडेंट, बारदौली में टैक्स को लेकर किसानों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे जाके संभाला था। वल्लभ भाई पटेल का नाम पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन बारदौली के अंदर जब किसानों की जीत हुई तो वहां की जितनी भी लेडीज थी, बारदौली की जो जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का क्या दिया था, टाइटल दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम कहते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार का टाइटल किसने दिया था, सरदार का टाइटल बारदौली की महिलाओं ने दिया था। मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बारदोली जो सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। आप सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह है जो बिहार में हुआ था, जो गांधी जी से रिलेटेड है, जिसके अंदर लोगों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। नील आप लोगों को पता है, ये नील जो हम कपड़ों में देते हैं, व्हाइट कपड़ों में, ये जो नील होती है, मैं आप लोगों को बताऊं, इस नील पे अंग्रेजों को बहुत मुनाफा होता था, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो नील की जो खेती होती है वो भूमि को, जो उसकी उपजाऊपन है उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। और ये जो नील है वो हर प्रकार की जमीन को क्या बना देती है? बंजर बना देती है। तो वहां पर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया कि भाई हमें इतनी नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है और बदले में हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, जिसे हम 3 कठिया पत्ती कहते हैं। तो उसके तहत वहां पर क्या नील की खेती करनी पड़ती थी। इस वजह से जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी, वो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे वहां पर, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, गांधी जी को संभाला इसके, और गांधी जी की सबसे बड़ी जीत रही चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? गांधी जी से जुड़ा हुआ है। कूका मूवमेंट आप सभी को पता है, पंजाब के रहने वाले हो, किससे जुड़ा हुआ है? राम सिंह से जुड़ा हुआ है। कूका मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था, इसे राम सिंह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल का आपने नाम सुना हो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ होता क्या है। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर, आप सभी को पता है कि पूरी जो कमान थी वो गांधी जी ने संभाली हुई थी। लेकिन ये जो नॉर्थ वाला जो एरिया है और जो वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर एक दल काम करता था, एक ग्रुप काम करता था, जिसे हम कहते हैं लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती, क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल कहते हैं। इसका जो लीडर था वो कौन था? अब्दुल गफ्फार खां था। अब्दुल गफ्फार खां आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉर्डर का गांधी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि बॉर्डर का गांधी किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, जिसने अपना एक ग्रुप बनाया था, जो एक आंदोलन क्रांतिकारी दल था, जिसका नाम था लाल कुर्ती दल। क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म थी वो लाल कलर की थी, लाल शर्ट पहनते थे, इस वजह से इसे लाल कुर्ती दल कहा जाता है। किसने बनाया था? अब्दुल गफ्फार खां ने, जिसे हम बॉर्डर का गांधी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्डर का गांधी किसे कहा जाता है? क्योंकि ये बॉर्डर एरिया ही आप सभी को पता है, ये बॉर्डर एरिया, हालांकि उस टाइम तो पाकिस्तान भी इंक्लूड था, तो ये जो बॉर्डर एरिया था वहां पर एक दल था जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने में लगा हुआ था, जिसका नाम था लाल कुर्ती दल, जो अब्दुल गफ्फार खां इसका क्या था? लीडर था। क्लियर, बात समझ में है? तो लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार, लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार खां, जिसे हम बॉर्डर का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए का क्या रहेगा? 4 रहेगा। ए का 4 देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी है। क्या ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं? क्या आप दोनों ओएमआर शीट में दोनों ही ऑप्शंस पे टिक करोगे? नहीं, आप पहले चेक कीजिए। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी छुड़ा हुआ है, बी का फर्स्ट रहेगा, यहाँ पे बी का फर्स्ट है, यहाँ पे बी का थर्ड है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, सी का क्या रहेगा? 2 रहेगा, और डी का क्या रहेगा? 3rd रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड आंसर ऑनलाइन। मुझे पता है आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। आई थिंक आज जो है आप लोगों के जो मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 10 होने वाले हैं। स्कोरिंग जो आपका है 10 आउट ऑफ 10, क्यों? क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों सभी को आते हैं, आप लोगों को बस सीक्वेंस सेट करनी है, क्योंकि मुझे सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से आती है। क्लियर, बात समझ में आई है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, आपको फिर वही सही क्रम में क्रोनोलॉजी, आज मैंने क्वेश्चन ही इस वजह से उठाए थे, क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मंडे से मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन शुरू करने हैं, तो मुझे ये था कि आज एक ही क्लास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि आज के बाद हम टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन उठाएं तो हमें दिक्कत ना आए। क्लियर, बात समझ में? तो देखिए आप लोगों को बताना है, इसके अंदर आज का जो सेशन है इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलमोस्ट टॉपिक आ गए हैं, ताकि आप लोगों को डेट्स याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये क्लास आप चाहे बार बार देख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, आपको लोगों को डेट्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको सही क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले क्या कहता है? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहता है? रेगुलेटिंग एक्ट। आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, जब भारत के अंदर कलकत्ता के अंदर सबसे पहले सुप्रीम
कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर, बात समझ में आई। सूरत का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो गया था, एक हो गए थे उग्रवादी, एक हो गए थे उदारवादी। तो यहाँ पर कब 1773 में हुआ था, और ये कब हुआ था 1905 में, 1905 में नहीं 1907 में, 1773 1907। क्लियर, बात समझ में। नेग्लेक्टिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, और सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। इसके अंदर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी जो उग्रवादी थे, ये दोनों अलग हो गए थे, दोनों का कांग्रेस का क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। क्लियर, बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल के विभाजन के। आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और मुस्लिम लीग कब बनी थी? दिसंबर 1906 में बनी थी। किसने बनाई थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। क्यों? क्योंकि सर आगा खां कहाँ पे गए थे? शिमला गए थे मिंटो से मिलने। मिंटो ने उसको भड़काया कि जैसे हिंदुओं ने अपनी पार्टी बनाई, तुम्हें भी अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, जिसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग था। सर आगा खां ने नवाब सलीमुल्लाह खान से बात की, नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा हाँ हमें एक पार्टी बनानी चाहिए। दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक पार्टी बनाई ढाका के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग कहते हैं, जो मुसलमानों की अपनी एक अलग से क्या बन गई? पार्टी बन गई। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस सेट करनी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1773 आएगा, आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा पहले। उसके बाद 1905 की घटना आएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 1906 वाली घटना आएगी, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद सूरत का विभाजन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी कहाँ पे है? बिल्कुल सही, ऑनलाइन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी गुड आंसर। आप लोग इन डेट्स को याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा और मजा भी आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है हर चीज का, तो आप लोगों को इस चीज में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पे आपको मैच नहीं करना है, आपको ये सिर्फ यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो सही तरीके से मैच नहीं किया गया। हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी स्टूडेंट। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, आप सभी को पता है नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आए थे? मोतीलाल नेहरू। तभी तो मोतीलाल नेहरू को काफी इंसल्ट, याद है नेहरू रिपोर्ट को बकिंगहैम ने फाड़ दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था। मोतीलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आया, उसके बाद वो कभी भी राजनीति में नहीं आए थे। 1928 की बात है ये, तो इसका मतलब ये बात सही है, बिल्कुल ये चीज सही है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर तो सही है। पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? नहीं है, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, चंपारण मूवमेंट से जुड़े हुए, अभी हमने बात की थी 1917 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जब भी मैंने आपको आजाद हिंद फौज करवाया हमेशा आपको बताया सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्लॉक बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो एक तरह की क्रांतिकारी संस्था थी जिसके अंदर सारे जो व्यक्ति थे वो विद्रोही थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना जानते थे। तो सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी सही है। कब बनाई थी? 1939 में। याद कीजिए जब सुभाष चंद्र बोस, मैंने आप लोगों को करवाया था, आजाद हिंद फौज का जो कमांडर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत, क्या मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे? आप लोगों को नाम देख के तो पता चल रहा होगा कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुस्लिम है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी क्या है? मुस्लिम है। तो पक्का मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से जुड़े होंगे, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे थोड़े से गलत हो। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। याद कीजिए, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एंड मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या शुरू की थी? खिलाफत कमेटी शुरू की थी, खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे जर्मनी का साथ किसने दिया था? टर्की ने। किसने दिया था? टर्की ने। और टर्की क्या था? एक मुस्लिम देश था। अब भारतीय मुसलमान जो थे वो इंग्लैंड का साथ नहीं देना चाहते थे। क्यों? अगर वो इंग्लैंड का साथ देंगे तो वो किसके खिलाफ हो जाएंगे? टर्की के खिलाफ। और टर्की किसका साथ दे रही है? जर्मनी के खिलाफ। तो जर्मनी का साथ दे रही है, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, इंग्लैंड ने, कि अगर आप हमारा साथ देते
देते हैं, भारतीय मुसलमानों को कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो कल को अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम टर्की के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। टर्की का जो खलीफा है, खलीफा क्या होता है? मुसलमानों का भगवान है जो टर्की में बैठता है। हम खलीफा के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, टर्की के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड जीत गया, वैसे ही इंग्लैंड ने टर्की के जो खलीफा, टर्की का जो खलीफा था, जो मुसलमानों का जो भगवान था, उसको क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। और टर्की का क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, बंटवारा कर दिया। थोड़ा टर्की फ्रांस को दे दिया, थोड़ा टर्की रूस को दे दिया। तो इस तरह से उन्होंने टर्की का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। अब भारतीय मुसलमानों को इस बात का क्या आया? गुस्सा आया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया, जिसे हम क्या कहते हैं? खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं। खिलाफत मूवमेंट कहते हैं क्योंकि खिलाफ गए अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था लेकिन अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए थे। ये किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। कब? 1919 में। और गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का पूरा साथ दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने मुसलमानों का साथ क्यों दिया? वो इसलिए दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ काम करें। जरूरत, अगर कल को हमें जरूरत पड़ती है, तो जैसे मैं आज मुसलमानों का साथ दे रहा हूं, तो कल को अगर हमें जरूरत पड़ती है तो मुसलमान भी हमारा क्या दे? साथ दे। वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में क्या करना चाहते थे? जोड़ना चाहते थे। तो खिलाफत मूवमेंट से मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जुड़े हुए थे, वो इसके क्या थे? खिलाफ थे। और मोहम्मद अली जिन्ना किससे जुड़े हुए थे? मुस्लिम लीग से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये वाला जो पेयर है वो क्या है? गलत है, याद रखिएगा। क्लियर? बात समझ में? जब भी खिलाफत मूवमेंट की बात आती है तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके अंदर मेंबर नहीं आएंगे, याद रखना। हालांकि सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम थे, खिलाफत मूवमेंट भी क्या मुस्लिम है, तो हो सकता है मोहम्मद अली जिन्ना इसके साथ में। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ नया क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक कैसी संस्था है? एक क्रांतिकारियों की संस्था है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड आंसर एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर? आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अक्यूर्ड लास्ट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी? भाई बताओ, आप लोगों को अगर इनका टाइम पीरियड पता है तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी। बात समझ में? आपको ये बताना है कि कौन सी घटना सबसे लास्ट में हुई थी। फिर वही बात होगी, क्रोनोलॉजी तो हमें सेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सी हुई थी। तो आप लोगों को ये सबसे पहली बात, आप लोगों को ये डेट याद रखनी चाहिए, या फिर अगर मान लो डेट याद नहीं है तो आप लोगों को ये आपके दिमाग में पिक्चर बनी होनी चाहिए कि भाई मैंने पहले इसको पढ़ा था, फिर मैंने इसको पढ़ा था, फिर मैंने इसको पढ़ा था, फिर मैंने इसको पढ़ा था। बात समझ में आई? तो हम बात करें अगर चोरा चोरी हत्याकांड की, तो आप सभी को पता है चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 22 पुलिस वालों को पुलिस थाने में क्या लगा दी गई थी? आग लगा दी गई थी, जिससे गांधी जी दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था? एस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। दांडी मार्च आप सभी को पता है 12 मार्च 1932 को, 12 मार्च 1932 को। गांधी इरविन पैक्ट आप सभी को पता है 5 मार्च 1931। और कम्युनिवल अवार्ड कब आया था? 16 अगस्त 1932। हाँ जी, बताइए कौन सा सही हो सकता है? कौन सा सही हो सकता है? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। हाँ जी, आप सभी के सामने है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैम ने हमें सबसे पहले चोरा चोरी कांड करवाया था, उसके बाद हमने क्या किया था? गांधी ने समझौता किया, सॉरी 5 मार्च 1930 है, 5 मार्च 1930 है। हमने उसके बाद दांडी मार्च किया था, उसके बाद हमने क्या किया था? गांधी इरविन समझौता किया था, उसके बाद हमने कम्युनिवल अवार्ड किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप लोगों को आंसर पता था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आंसर जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्लियर? बात समझ में आई? अगर जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार आज हमारे क्वेश्चन गलत हो गया, अरे भाई कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना हुई है। इसी बहाने आप लोग याद रखोगे कि मैंने इस क्लास में क्वेश्चन गलत किया था। क्लियर? बात समझ में आई? इससे आप लोगों को दिमाग में रहता है। कल रोहित ने कमेंट किया था कि यहाँ तो हमारे सही हो जाते हैं, लेकिन पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है। भाई पेपर
में आप लोग रिलैक्स होकर एग्ज़ाम नहीं करते हो, आप लोग प्रेशराइज होकर एग्ज़ाम करते हो। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए कि हाँ जो भी आएगा देखा जाएगा, मैं कर दूंगा, मैंने स्टडी की है, मैंने अपने आप को 100% दिया है, तो मैं हर चीज़ कर दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो और लो कॉन्फिडेंस भी मत हो, बस बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्या करो, काम करो। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, यहाँ पर आपको वही काटा माटा करना है, एक दूसरे को मिलाना है, आप सभी को पता है। तो देखिए आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर एंड वेवल प्लान है। आप लोगों को इनकी डेट्स बतानी है, कौन से ईयर में ये प्लान हुआ था। तो आप सभी को पता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लू प्रिंट जिसे कहा जाता है, आप सभी को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है, 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को कहा जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कब आया था? 1935 को। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जिसे भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है, वो कब आया था? 1935 में। तो ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? आप सभी को पता है भारत में स्टैफोर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में एक क्रिप्स मिशन आया था, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था कि ये तो ऐसा बैंक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। तो आप मुझे बताइए क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? 1942 में। 1942 में। अगस्त ऑफर की बात करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता के हटी हूँ, 1940 में आया था, जब वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि 3 लाख भारतीय सैनिक हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या देंगे, साथ देंगे। क्लियर? और वेवल प्लान आप सभी को पता है, हमारे भारत का जो वायसराय था लॉर्ड वेवल था। इसका उद्देश्य क्या था कि इसको इटली ने कहा था कि आप भारत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो वेवल ने क्या कहा? वेवल ने कहा कि मैं सभी जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टीज हैं उन सभी के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उन सभी को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ? प्लान लेकर आया हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं? वेवल प्लान कहते हैं। कब? 1945 में। कब? 1945 में। तो वेवल प्लान आया किस लिए था? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी के बीच में जितने भी मतभेद थे, जो दूरियां थी, उनको क्या करने थे? दूर करने आया था, उनको खत्म करने आया था। क्लियर? बात समझ में? 1945 में। तो ए का क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा, बिल्कुल सही है। बी का क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ए का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे। अरे वाह, 3 ऑप्शंस में ए का फर्स्ट आ रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसको तो हम कट कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी है बी का फोर्थ। इसका मतलब अब किसके बीच में आएगा? बी और सी। अब देखते हैं जीतता कौन है बी और सी में से। उसके बाद हम बात करते हैं सी का सेकंड। सी का सेकंड यहाँ पे है भाई, सी का सेकंड यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब कौन जीत गया? कौन जीत गया? ऑप्शन नंबर बी जीत गया। कौन जीत गया? ऑप्शन नंबर बी जीत गया। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? द टॉम्ब ऑफ कस्तूरबा गांधी इज सिचुएटेड द प्रेमिसेस ऑफ। कस्तूरबा गांधी की जो समाधि है वो किसके परिसर मतलब होता है लॉबी, मतलब आंगन, जिसे हम कहते हैं हॉल कहते हैं ना। किसके परिसर मतलब होता है हॉल कह सकते हैं आप। कहाँ पे स्थित है? सीधा से बात है कि कस्तूरबा गांधी की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने। अलीपुर, अहमदनगर जेल में, आगा खां और यरवदा जेल में। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? बस आप ना क्वेश्चन का आंसर बताने के बजाय आप लोग याद कीजिए क्विट इंडियन मूवमेंट को। मैंने जब आपको भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडियन मूवमेंट करवाया था, तब याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 अगस्त की रात को ही सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, किया गया था। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, इन सभी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस। जब क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू होना था 8 अगस्त को, उसी दिन रात को ऑपरेशन जीरो पावर चलाया गया और उस ऑपरेशन जीरो पावर में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो।
इस वजह से सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था? गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी है। कस्तूरबा गांधी कहाँ पे थी? पूना के आगा खां पैलेस में थी। कहाँ पे थी? पूना के आगा खां पैलेस कहाँ पे है? पूना में है। और जब ये जेल में थी उसी टाइम पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर ही कस्तूरबा गांधी को क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो अगर देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताऊं, जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको आती हो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, लेकिन मैं बार बार यही चीज कहती हूं, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, डीपली तरीके से स्टडी की हुई है, तो आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एमसीक्यू आपको आता हो, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई हमें जब मैम ने क्विट इंडियन मूवमेंट करवाया था, तब मैम ने हमें ये बताया था कि जितने भी बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, इन सभी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो हो सकता है कि कस्तूरबा गांधी की उस टाइम पे डेथ हो गई हो और उसे आगा खां में ही दफना दिया हो। तो आपके सामने ऑप्शन में भी आगा पैलेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर चीज को इधर उधर से जोड़ा करो, उसके बाद आंसर दिया करो अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अहमदनगर जेल में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इनको वहां पर रखा गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था। जब 8 अगस्त की रात को जितने भी बड़े नेता थे उसमें अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू को कहां पे रखा गया था? अहमदनगर के जेल में। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। और यरवदा जेल में गांधी जी को तब रखा गया था जब गांधी जी ने सिविल डिस्पैच मूवमेंट शुरू किया था। जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल से जब भारत वापस आए थे, तो इरविन को हाथों हाथ रैमजे मैकनोल ने ऑर्डर दे दिया था कि जैसे ही गांधी जी भारत पहुंचे, गांधी जी को गिरफ्तार कर लो। और गांधी जी को कहां पे भेजा गया था? पूना की यरवदा जेल में। तो क्विट इंडियन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और सिविल डिस्पैच मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कहां पे रखा था? यरवदा जेल में। क्लियर? बात समझ में? और कस्तूरबा गांधी की समाधि कहां पे? आगा खां पैलेस में। क्लियर? बात समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? अपने आप में एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, पॉजिटिविटी आती है जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि यार हाँ, तो मुझे जब मैं आप लोगों को करवाती हूँ तब मुझे ही कितना अच्छा लगता है। तो सोचो आप, मैं तो खुद सोचूं कि आप लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, कि कितना इंटरेस्ट बनता है जब हम ऐसी चीजें करते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वही चीज, निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। भाई किसमें? क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। आपके सामने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, सती प्रथा और वुड डिस्पैच। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? आप सभी को पता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मैं यहाँ से आपको एक टॉपिक समझा देती हूँ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लिट्टन था। कौन था? लिट्टन था, जो लिटता ही रहता था। क्या? लिटता ही रहता था, मतलब बहुत ही ज्यादा लिच्चड़ कह सकते हैं ना, वो एक है, वो इस तरह का था। लिट्टन जो था उसने बहुत सारे भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए। उसके अंदर इसने एक एक्ट लेकर आया जिसे हम कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसके अंदर क्या था? अगर कोई भी न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ छाप रहा है, प्रिंट करवा रहा है, तो उस न्यूज़पेपर को रातों ही रात में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसे हम कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, या मुंह बंद करने वाला। क्योंकि आप लोगों के क्या कर रहे हो? मुंह ही बंद कर रहे हो। अगर आप लोग किसी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब आप अपना मुंह बंद रख रहे हो। तो इसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हम क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जिसके अंदर जितने भी न्यूज़पेपर, जो देशी भाषा न्यूज़पेपर थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ छापते थे, उन सभी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ये घटना
स्थापना कब की है? 1878 की है। 1870 उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लिट्टन था। कौन था? लिट्टन था। क्लियर, बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं रोलेट एक्ट। आप सभी को पता है जिसे गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। कब आया था? 1919 में। इसके अंदर क्या था? ना तो कोई अगर आपको लग रहा है अंग्रेजों ने ये ऑर्डर दिया हुआ था रोलेट एक्ट को, रोलेट को, कि तुम्हें जहां पे भी लग रहा है कि वो व्यक्ति सही नहीं है तुम उठाओ उसको जेल में डालो, ना तो वो व्यक्ति कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है और ना ही कोई वकील कर सकता है। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। इसी के विरोध में इसको रोकने के लिए ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं सती प्रथा। आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। भाभी उनकी मां समान थी। इस वजह से राजा राम मोहन राय को बहुत चोट पहुंची और राजा राम मोहन राय ने कसम खा ली कि मैं सती प्रथा को, सती प्रथा समझते हो ना, जब हस्बैंड मर जाता है तो जो पत्नी होती है वो उसकी चिता के ऊपर बैठ जाती है, जीते जी उसको जला दिया जाता है। तो सती प्रथा कब? 1829 को। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था। लॉर्ड विलियम बेटिक की हेल्प से ही उसने क्या कहते हैं खत्म किया था। वुड डिस्पैच ये कब आया था? 1854 में आया था। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? डलहौजी था। वुड डिस्पैच को हमारी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा की बात की गई थी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसने प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन की बात की गई थी। तीसरे नंबर पर इसमें भारत के अंदर 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई थी। क्लियर, इस वजह से इसे हम भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा मतलब हमारी लॉटरी लग गई। बात समझ में आई। तो कब हुआ था? 1854 में आया था। तो कहते हैं वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी एजुकेशन की, महिलाओं की शिक्षा की और 3 यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हुई थी, लंदन विश्वविद्यालय की तरह। क्लियर, तो देखिए क्या हो सकता है आंसर। आप देखिए, अब आप लोग बताइए, मेरे तो ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा भाई, क्योंकि 1829 है। उसके बाद 54 है तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। उसके बाद रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 3 4 1 2 3 4 मिल गया, शुक्र है। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2 तो इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को क्वेश्चन के लिहाज से मत लो, आप लोग इसे एक ऐसा समझो कि आज देखो हमने कितने टॉपिक क्लियर किए हैं, आज हमने कितना कुछ सीखा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सीखा, रोलेट एक्ट को सीखा, सती प्रथा हमें पता चली, वुड डिस्पैच हमें पता चला। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने कम से कम 4 टॉपिक्स को देख लिया। क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट was the basis of the government of the Indian Government Act। अभी तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, फिर भी ये आप लोगों के दिमाग की परीक्षा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 की आधार। आप सभी को मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में आया था। ठीक है, इसे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर, ये मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे आप ब्लूप्रिंट समझते हो कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 85% कितना? 85% कहां से लिया गया है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। क्लियर, बात समझ में आई। हम यहाँ पे बात करें कि अब हम ये देख रहे हैं कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो किस रिपोर्ट के ऊपर बना था। ये वही रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट का हमने विरोध किया था, गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया था। ये रिपोर्ट वापस आई। पहले तो हमने साइमन कमीशन को भेज दिया था, लेकिन वो साइमन कमीशन दोबारा आया, अपनी रिपोर्ट पेश की। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना और 1935 के इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट के आधार पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैबिनेट मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो कौन सी है? साइमन कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस रिपोर्ट के ऊपर बना है। ये वही रिपोर्ट है जिसका हमने विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे, गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, वही रिपोर्ट है। ये वापस आया साइमन कमीशन और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया
कि आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई। इसके बाद हाँ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। क्रिस मिशन कब आया था, 1942 में आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। क्लियर, और साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी तैयारी करना शुरू कर दो। दिसंबर में, जून में तो चलो है ही, दिसंबर में भी आप लोगों का एग्जाम है, क्योंकि आप सभी को पता है यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार होता है साल में। तो दिसंबर के लिए जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस बैच को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। आज की क्लास में वाकई बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई। होप सो आप लोगों को क्लास समझ में आ गई हो। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, असमंजस, टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के पास, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी एनी डाउट कोई भी आपका हो। तो आज क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल संडे है, एंजॉय कीजिएगा, किसी भी तरह का इंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप लोग आज की क्लास को भी चाहे रिपीट कीजिए बार बार, लेकिन हर चीज़ को टिप्स पे कर लीजिए। सेकेंडली, दोपहर को जो सेशन हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी आप चेक कीजिएगा, देखिएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, कितना आप लोगों को आता था। कुछ नए क्वेश्चन जो आपको लिखने वाले हैं वो आप लिख लीजिएगा। क्लियर, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम मंडे को। थैंक यू सो मच। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा क्लास कैसी थी, कितना स्कोर किया, क्वेश्चंस कैसे थे, कैसा रहा आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। तो ज़रूर मुझे जाते जाते बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड टेक केयर। थैंक यू।